वाले से एकदम मॉडल। अच्छा दिख रहा है सबको, कोई प्रॉब्लम तुम्हें दिख रहा है? ठीक है ठीक है। देखो सबसे पहले चैप्टर में क्या बोला है कि वेव मोशन क्या होता है। तो देखो द प्रोपगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस which carries energy and momentum from one point to another in space without the transfer of medium is known as wave motion। कि वेव मोशन क्या है? वेव मोशन कुछ नहीं है बल्कि ये तुम्हारा डिस्टर्बेंस है, और ये डिस्टर्बेंस क्या करता है? एनर्जी और मोमेंटम को ट्रांसफर करता है। कहां से कहां? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है। और क्या चीज है? इस टाइप के मोशन में मीडियम का ट्रांसफर नहीं होता। ठीक है, मतलब जैसे मान लो अगर तुम बोल रहे हो एयर में, तो साउंड जो है वो एक टाइप का वेव है। ठीक है, वो डिस्टर्बेंस है। तो जो भी तुम बोल रहे हो उसमें तुम्हारा जो वाइब्रेशंस है वो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल और दूसरे से तीसरे में ऐसे करके ट्रैवल करती है, यहाँ तक लेट्स से कुछ ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है। बट ऐसा नहीं हुआ कि तुमने जहां पर बोला ये वाला पार्टिकल उठ के पूरा यहाँ तक जाएगा, नहीं। ये वाला पार्टिकल बस डिस्टर्बेंस को ट्रांसफर करता है दूसरे पार्टिकल में, अपने आगे वाले पार्टिकल्स में। क्लियर है? ठीक है। तो वेव मोशन कुछ नहीं है बल्कि डिस्टर्बेंस है, और ये डिस्टर्बेंस क्या करता है? मोमेंटम और एनर्जी को ट्रांसफर करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में पे स्पेस में, और इसमें मीडियम का कोई भी ट्रांसफर नहीं होता। उसका टाइप्स ऑफ वेव्स, एक होता है मैकेनिकल वेव, एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव वो होते हैं जिन्हें मीडियम चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए, और नॉन मैकेनिकल वो होते हैं जिन्हें मीडियम नहीं चाहिए प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है। तो मैकेनिकल वेव्स में जैसे तुम्हारे आ जाते हैं waves which require a medium for propagation are known as mechanical wave, जैसे sound wave, ripple form on the surface of water etc। साउंड को मीडियम चाहिए, सॉलिड लिक्विड गैस, मीडियम ना हो तो साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता। ठीक है। इसके बाद नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स में तुम्हारे सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और ये सब आ जाते हैं जिन्हें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए ट्रैवल करने के लिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? रेडियो वेव है, लाइट वेव है, माइक्रोवेव है, इन्हें कोई मीडियम नहीं चाहिए, ये स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। लाइट सन से हम तक आ जाती है ना, अर्थ तक, बीच में कोई मीडियम है क्या? नहीं है, वैक्यूम है। ठीक है। तो ये सारे नॉन मैकेनिकल वेव है। अच्छा, इसका टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स और लॉन्जिट्यूडनल। ठीक है। लॉन्जिट्यूडनल में क्या होता है, मैंने पहले बता रखा है। लॉन्जिट्यूडनल में जो पार्टिकल्स हैं वो पैरेलल मूव करते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन के। जैसे मान लो इस डायरेक्शन में वेव को ट्रैवल करना है, तो जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे ऑसिलेट करेंगे, ऐसे ऐसे। बात समझ में आई? और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन भी यही है। जबकि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं पार्टिकल्स। ठीक है। जैसे वेव का डायरेक्शन, ट्रैवलिंग डायरेक्शन ये है, तो पार्टिकल्स ऐसे वाइब्रेट करेंगे ऊपर नीचे। क्लियर है? तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव क्लियर होना चाहिए। अच्छा, ट्रांसवर्स वेव जो है, अगर तुम देखो तो जो हार्मोनिक वेव ट्रैवल करती है स्ट्रिंग में, स्ट्रेच स्ट्रिंग में, ऐसे, ये ट्रांसवर्स वेव है। इसमें देखो पार्टिकल्स ऊपर उठे हैं, ऊपर उठे हैं, पार्टिकल्स नीचे गए हैं, है ना। और लॉन्जिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? लॉन्जिट्यूडनल होती है साउंड की, जो रेयर फैक्शन और कंप्रेशन बनाता है। रेयर फैक्शन कौन सा रीजन है? रेयर फैक्शन वो रीजन है जहां पर डेंसिटी कम होती है। ठीक है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। और कंप्रेशन कौन सा रीजन है? कंप्रेशन वो रीजन है जहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, पार्टिकल्स पास पास होते हैं। ठीक है। और इसमें जो पार्टिकल्स मूव करते हैं एयर के, वो ऐसे मूव करते हैं पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। क्लियर? ये ट्यूनिंग फॉर्क है, कंप्रेशन और एयर फैक्शन। अच्छा इसके बाद तुम्हारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ईएमडब्ल्यू भी बोलते हैं शॉर्ट में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वेव होती है और एक मैग्नेटिक फील्ड की वेव होती है, और तीसरा होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है। एक अगर एक्स एक्सिस में होगा तो दूसरा वाई एक्सिस में, और दूसरा तीसरा जेड एक्सिस में। ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखो प्रोग्रेसिव वेव। ट्रैवलिंग वेव क्या होता है? दो टाइप की वेव है तुम्हारे पास इधर, ट्रैवलिंग वेव है, स्टेशनरी वेव है। तो देखते हैं ट्रैवलिंग वेव क्या होता है। ट्रैवलिंग वेव वो वेव है जो वेव एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करता है मीडियम में, इसे प्रोग्रेसिव वेव भी बोलते हैं। क्लियर है? कोई भी वेव अगर एक पॉइंट से दूसरे, जैसे मान लो अभी यहाँ से साउंड ही है, तो साउंड एक तरीके का ट्रैवलिंग वेव है। मैं भी बोल रहा हूँ तो मेरे माउथ से निकल के तुम्हारे ईयर्स तक पहुंच रहा है, तो वो ट्रैवल कर रहा है। क्लियर है? तो साउंड एक ट्रैवलिंग वेव है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या होगा एक प्रोग्रेसिव वेव का या ट्रैवलिंग वेव का? तो y ऑफ एक्स टी। अच्छा, x और t दोनों लिखे हैं ब्रैकेट में, इसका मैंने बार बार बताया कि ध्यान रखना भाई, ये मल्टीप्लीकेशन नहीं होता कि तुम y को मल्टीप्लाई कर दो x और t के साथ, नहीं। ये इसका मतलब है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है कि y जो है वो फंक्शन है x और t का। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है जिसको तुम y से रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो जो है x पोजीशन बदलने के साथ भी बदलेगा और टाइम बदलने के साथ भी बदलेगा। जैसे मान लो ये कोई एक वेव है, ठीक है। अब इस वेव में अगर तुम देखो पोजीशन एक, पोजीशन नंबर 1 इसे मान लो, पोजीशन नंबर 2 इसे मान लो,
तो दोनों पोजीशन पर देखो डिस्प्लेसमेंट बदल रही है ना, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ये है पार्टिकल की, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 है पार्टिकल की, बात समझ आई? तो पोजीशन बदलने के साथ डिस्प्लेसमेंट बदल रही है। दूसरी चीज टाइम बदलने के साथ भी बदलेगी। अभी मान लो वेव इधर है, जब ट्रैवल करेगी तो लेट्स से अगले ही पल ये वेव कहाँ हो जाएगी, अगले ही पल ये वेव यहाँ आ जाएगी, है कि नहीं? तो देखो अब इस पॉइंट को अगर मैं पकड़ लूं, पोजीशन फिक्स कर लूं और देखो कि भाई टाइम t इक्वल टू t1 पर पार्टिकल की पोजीशन ये थी, और उसी पॉइंट पर देखो एट टाइम इक्वल टू t2 पर पार्टिकल की पोजीशन 0 है। तो टाइम बदलने के साथ भी पोजीशन बदलता है। इसका मतलब ये हुआ कि x और t दोनों का फंक्शन है डिस्प्लेसमेंट। और इक्वेशन कैसे लिखेंगे, a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस फाइव। क्लियर है? अब अगर मान लो यही वेव नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही होती तो तुम क्या करते, बस यहाँ पे प्लस का साइन ले आते, kx प्लस ओमेगा टी प्लस फाइव। कहाँ पे था? ये kx माइनस ओमेगा टी है ना, इधर हो जाएगा kx प्लस ओमेगा टी। ठीक है, कब? हाँ, जब नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल करे। ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, इसीलिए मैंने एक्स को पॉजिटिव सॉरी हाँ ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस था, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन आया है, और जब नेगेटिव में जाएगा तो बस यही साइन बदल जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या बोला है? अच्छा, नोट में यही चीज लिखी हुई कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये फंक्शन है एक्स और टी दोनों का। अब इसमें देखो, अगर ये तुम्हारी इक्वेशन थी y ऑफ एक्स टी इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, तो इसमें ये सारी चीजें क्या है, y ऑफ एक्स टी क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ये a जो तुम देख रहे हो ये क्या है, एम्पलीट्यूड, साइन तो टर्म हो गया जो बताता है हार्मोनिक है, ठीक है? तो और ये पूरे टर्म को बोलते हैं ऑसिलेटिंग टर्म, हालांकि इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, कहीं पे बताया भी नहीं है। और साइन का जो भी आर्ग्यूमेंट है, इस आर्ग्यूमेंट को क्या बोलते हैं, फेज, पूरे आर्ग्यूमेंट को बोलते हैं फेज। और kx क्या होता है, kx बताएगा पोजीशन, ओमेगा टी क्या बताएगा, ओमेगा होता है तुम्हारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी है टाइम, ठीक है? और ये फाई जो है वो है फेज कांस्टेंट या इनिशियल फेज, एपोक, ठीक है? यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई टी, और के की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई बाई लैम्डा। ये बातें पता होनी चाहिए, मैं समझता हूँ, ठीक है ना? ये एंगुलर वेलोसिटी होता है ना एक्चुअल में, तो एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी कह लो, जब 2 पाई रेडियन कंप्लीट हो जाएगा तो एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाता है ना, और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, तो यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ऐसे करके गेट पूरा लगाना। क्या बैठो, एक काम करो, अपने सामने रखना, यहाँ पे चलो। अच्छा, इसका देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेव। अगर तुम ग्राफ से नहीं, ये सब छोड़ दो आई गेस, ये बस k की वैल्यू निकाली है, इधर बस t की वैल्यू निकाली है, ये करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। बाकी अगर करना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो एक कोई भी साइनोसॉइडल फंक्शन से ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं y इक्वल टू a sin kx, ठीक है? तो अगर तुम टाइम को फिक्स रखो तो जो चेंज होगा डिस्प्लेसमेंट में उसे कैसे लिख सकते हो, अगर मान लो लेट्स से कुछ लैम्डा का चेंज आया है, पहले क्या था y इक्वल टू a sin kx था, अब एक काम करो, तुम्हारा पोजीशन जो है कुछ टाइम के बाद लैम्डा से बदल गया है, मतलब ये पूरा वेव एक वेवलेंथ आगे बढ़ चुका है, ठीक है? तो यहाँ पर x प्लस लैम्डा कर सकते हो, लैम्डा से बढ़ गया पोजीशन, पहले x था और अभी x प्लस लैम्डा है, क्लियर है? इसे अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, a sin kx प्लस k लैम्डा, ठीक है? अब देखो, जो साइन फंक्शन होता है वो पीरियोडिक फंक्शन है, उसका पीरियड कितना है, 2 पाई, यानी कि अगर मैं a sin kx प्लस 2 पाई कर दूं तो इसका आंसर वापस से a sin kx आ जाएगा, क्लियर है? अब देखो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को यूज करके तुम ये कह सकते हो कि kx इज इक्वल्स टू 2 पाई, सॉरी k लैम्डा इज इक्वल्स टू 2 पाई, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे तुम खुद सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि y इक्वल टू, अगर इक्वेशन है a sin kx, ठीक है? अब मान लो वेव स्टार्टिंग में कुछ ऐसे था, ठीक है? अभी इस वेव का मैंने इक्वेशन लिखा है। अब अगर मान लो ये लैम्डा से आगे बढ़ जाता है, वेव लैम्डा से आगे बढ़ जाता है, मतलब अगले पल में ये वेव यहां से ना शुरू हो करके बल्कि कुछ यहां से शुरू होता है, ठीक है? तो इतनी देर में एक वेव और कंप्लीट हो चुका होगा, है ना? और ये चीज, तो ये लैम्डा और ऐड हो जाएगा इसमें, लैम्डा वेवलेंथ मतलब लैम्डा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, तो मैं क्या करूंगा, इस x में लैम्डा ऐड कर दूंगा, तो ये क्या इक्वेशन बन गई, a sin kx प्लस k लैम्डा। जब क्रस्ट का डिस्टेंस है उसे लैम्डा बोलेंगे। हाँ, लैम्डा वेवलेंथ होता है, एक पूरा वेव जितना डिस्टेंस लेता है दैट इज वेवलेंथ, क्रेस्ट से क्रेस्ट या ट्रफ से ट्रफ कंसेक्यूटिव। हाँ, ठीक है। और हाँ वही चीज है, नहीं ट्रफ से क्रेस्ट, यहाँ से यहाँ तक ये हाफ ऑफ वेवलेंथ होगा, ठीक है? तो y इक्वल टू a sin kx होगा, पहले इक्वेशन इसकी ये थी, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन होगी y इक्वल टू a sin k
x प्लस लैम्डा, इसकी इक्वेशन ये होगी, ठीक है। और अब मुझे एक और चीज पता है कि ये जो फंक्शन है ये पीरियोडिक होता है 2 पाई के साथ, यानी कि अगर मैं लिखूं कि a sin kx प्लस 2 पाई, तो भी यही बात होगी, क्योंकि 2 पाई रेडियन के बाद ही तो चेंज होता है एंगल। तो मतलब ये और ये चीज सेम ही है, और यहाँ पर तुम्हारा आ रहा है kx प्लस k लैम्डा, और यहाँ पर आ रहा है kx प्लस 2 पाई, यानी कि k लैम्डा जरूर 2 पाई के इक्वल रहा होगा, इक्वल रह सकता है। तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे 2 पाई बाय लैम्डा, यहाँ से निकली थी k की वैल्यू, t की वैल्यू 2 पाई बाय ओमेगा यहाँ से निकली है। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, और एक ऑसिलेशन अगर तुम देखो तो टाइम क्या होता है एक्चुअल में, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो अगर मान लो पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि भाई डिस्टेंस पूरा एक 2 पाई रेडियन कंप्लीट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। आ रहा है समझ? ठीक है। इसके बाद देखो स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव, स्पीड ऑफ अ ट्रैवलिंग वेव निकालना है। तो मान लो स्टार्टिंग में तुम्हारा जो वेव है वो कुछ स्टार्टिंग वाला वेव ये है, ठीक है, ये इनिशियल वेव है। अच्छा, तो देखो t टाइम पर ये वेव है, और लेट्स से कुछ t प्लस डेल्टा टी टाइम पर वेव आगे बढ़ गई। तो स्टार्टिंग में इसका ये पॉइंट p लेट्स से लो, मतलब p एज्यूम कर लो, तो ये p पॉइंट जो है डेल्टा x से आगे बढ़ गया डेल्टा टी टाइम में। क्लियर है? तो अब देखो डिस्प्लेसमेंट जो होगा एट द इंस्टेंट t, उसको कैसे लिखोगे, a sin kx माइनस ओमेगा t, और t प्लस डेल्टा t पर जब टाइम t प्लस डेल्टा t हो गया और डिस्टेंस जो है उसका x जो है वो x प्लस डेल्टा x हो गया, क्योंकि अब डेल्टा x से आगे भी तो बढ़ा है, तो उसको लिखोगे a sin k x की जगह पर x प्लस डेल्टा x, और t की जगह पर t प्लस डेल्टा t। क्लियर है? Since the shape of the wave remains same, that is y displacement of the point is constant, the phase of the wave must remain constant। ये क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो वेव का शेप है वो देखो सेम ही है, मतलब ये पॉइंट तब भी ऊपर था और ये अब भी ऊपर है, नीचे गया ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि फेज जो है कांस्टेंट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा फेज जो है वो कांस्टेंट रहा है, फेज चेंज नहीं हुआ पार्टिकल का। तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि y ऑफ एक्स टी इक्वल टू वाई ऑफ एक्स टी, मतलब ये नया वाला है y ऑफ एक्स डैश टी डैश इक्वल टू वाई ऑफ एक्स टी, क्योंकि फेज चेंज नहीं हुआ और अभी भी डिस्प्लेसमेंट की वही इक्वेशन बनेगी, क्योंकि देखो ना बाद में भी डिस्प्लेसमेंट बदल थोड़ी गई, अभी भी डिस्प्लेसमेंट इतनी थी और बाद में भी डिस्प्लेसमेंट इतनी ही है ना। और पहले वाली इक्वेशन क्या थी, y ऑफ एक्स टी ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, बाद वाली इक्वेशन क्या है, y ऑफ एक्स डैश कॉमा टी डैश ए साइन के एक्स की जगह पर बस x प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि डेल्टा एक्स डिस्टेंस आगे बढ़ा है, और टाइम की जगह पर t प्लस डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी टाइम से आगे तुम निकल चुके हो, डेल्टा टी टाइम पास हो चुका है। क्लियर है? और डिस्प्लेसमेंट अभी भी सेम है, क्योंकि फेज चेंज नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये जो होगा डिस्प्लेसमेंट ये इसके बराबर होगा, y ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू y ऑफ एक्स डैश टी डैश। क्लियर है? यानी कि के एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस डेल्टा टी इक्वल टू के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ये होगा कांस्टेंट, क्योंकि ये तो फेज है पूरा, ये तो मैं फेज लिख रहा हूँ। ठीक है, ए साइन तो देखो, ए साइन इधर भी है, ए साइन इधर भी है, मतलब ये वाला जो पूरा पार्ट है ये वाला, और ये वाला जो पूरा पार्ट है इक्वल होगा, है ना, यानी कि फेज जो है वो कांस्टेंट रहा है। क्लियर है? अब अगर तुम डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ठीक है, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, हाँ, तो डिफरेंशिएट करोगे तो ये इधर है ना तुम्हारा के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएशन डी लगा दिया, के एक्स माइनस ओमेगा टी इक्वल टू, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, जीरो। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो के तो कांस्टेंट है, के को तो के लिख दोगे, इसका कर रहे हैं के एक्स माइनस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन अगर तुम करते हो, ठीक है, तो के तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी हो जाएगा, और माइनस का ओमेगा डी टी बाई डी टी, तो वो तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा बचेगा। और तो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो कि के डी एक्स इक्वल टू, अच्छा इस सामने में जीरो है, अगर इसे उस साइड लेके जाते हो तो प्लस का ओमेगा हो जाएगा उधर जाके, तो इसे सामने लेके जाते हैं इज इक्वल टू के, तो ये प्लस का ओमेगा हो गया। और तुम्हें क्या वैल्यू निकालनी थी, तुम्हें वेलोसिटी निकालना है ना। और वेलोसिटी क्या होगा, अगर मान लो dx डिस्टेंस डेल्टा x डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया है डेल्टा t टाइम में, तो वेलोसिटी होगा dx बाई dt, यही तो होगा वेलोसिटी। और यहाँ पर देखो तुम्हें यही चीज तो पता करनी है, तो ये चीज पता करोगे तो k को भी उधर ले जाओ, तो ओमेगा बाई k। ठीक है, ये है वेलोसिटी ओमेगा बाई k। हाँ अभी आगे बढ़ेंगे, ये हाँ ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो ओमेगा बाई k। क्लियर है? यही तुम्हारी वेलोसिटी है। बात समझ में आई कैसे हुआ?
तुम्हें एक इक्वेशन लेनी थी kx माइनस ओमेगा टी वाली, दूसरी लेनी है जब डेल्टा x टाइम पास हो चुका, मतलब सॉरी डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट और कवर हो चुका है और डेल्टा t टाइम पास हो चुका है। तुम बोलोगे कि भाई अभी भी तो डिस्प्लेसमेंट सेम ही है, तुम देखो p पॉइंट अभी भी एम्पलीट्यूड पे ही अपने, इसका मतलब y जो है दोनों का बराबर होगा, और y बराबर होगा तो a साइन तो देखो दोनों में सेम है, मतलब इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है उनका आंसर जरूर इक्वल आ रहा होगा, तो इन दोनों को इक्वेट करके लिखेंगे, और ये कांस्टेंट है, डिफरेंशिएट कर देंगे इस वाले टर्म को और इसको, तो ये तो कांस्टेंट है, जीरो आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो kx माइनस ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करने पे k तो कांस्टेंट आ जाएगा, dx बाई dt। अच्छा विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, नीचे dt लाया हूं ना इसलिए। तो वेलोसिटी समझ में आ गया, ओमेगा बाई के। अच्छा ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, और k क्या होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो ये क्या आएगा लैम्डा बाई टी, और लैम्डा बाई टी तो 1 बाई टी को तुम क्या लिख सकते हो, न्यू लिख सकते हो, और लैम्डा एज इट इज, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा, एक और फॉर्मूला बन गया है वेलोसिटी का। क्लियर है, आ गया समझ, आ रहा है ना समझ, ऐसे तो नहीं है निकले जा रहे हैं, आ रहा है नहीं आ रहा होगा पता है मुझे। अभी जो भी लिख रहा है वो अभी जैसे कमी चलती है। चलो अब देखो स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन है स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, कि अगर एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है तो उसके ऊपर ट्रांसवर्स वेव का स्पीड कितना होगा, तो टी अपॉन में म्यू, ठीक है, हालांकि इसे टी अपॉन में अगर कहीं कहीं पे देखो तो टी अपॉन में स्मॉल एम लिखा हुआ है, स्मॉल एम और कुछ नहीं बल्कि मास पर यूनिट लेंथ है, तो यहाँ पर म्यू को लिखा हुआ है कि मास ऑफ द स्ट्रिंग अपॉन लेंथ, यानी कि मास पर यूनिट लेंथ, और टी है टेंशन, ठीक है, तो अंडर रूट टी बाई म्यू या फिर टी बाई एम कह लो, जो भी तुम याद किया हुआ तुमने उसके हिसाब से। तो ये है स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, मतलब सॉरी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पे जो स्पीड होगा वेव का, ट्रांसवर्स वेव का। इसके बाद आता है स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड अगर तुम्हें निकालना है, तो साउंड का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव एक तरीके का, तो वो दिया जाता है v इक्वल टू अंडर रूट बी बाई रो, जहां पर b क्या है बल्क मॉडुलस और रो क्या है डेंसिटी। क्लियर है, उसके बाद देखो अगर तुम बात करते हो स्पीड ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव इन अ सॉलिड बार, कि सॉलिड बार में लॉन्जिट्यूडिनल वेव का कितना होगा, तो अंडर रूट वाई बाई रो, क्योंकि सॉलिड बार है ना, तो अब सॉलिड बार का कुछ यंग्स मॉडुलस होगा बल्क मॉडुलस की तरह। हाँ ये वाई है यंग्स मॉडुलस, हाँ यंग्स मॉडुलस, यहाँ पर तो एयर था, वो एक वॉल्यूमेट्रिक सब्सटेंस है ना, वॉल्यूम वाला सब्सटेंस है, तो वहां पर इसलिए बल्क मॉडुलस लिया, जबकि जो तुम्हारा सॉलिड बार है, सॉलिड बार इज, सॉलिड बार तुम्हारा क्या है यंग्स मॉडुलस है एक तरीके से, मतलब उसमें तो यंग्स मॉडुलस होगा ना, लीनियर है, ठीक है, तो उधर होगा बी बाई रो, इधर होगा वाई बाई रो, और ये था टी बाई एम, अंडर रूट टी बाई एम, सारा कुछ अंडर रूट में ही है। क्लियर है, याद रखना थोड़ा सा। अच्छा liquids and solids have higher mass densities than gases, but the corresponding increase in bulk modulus of solid and liquid is much higher. This is the reason why the sound waves travel faster in solids and liquid. अब अगर तुम इधर से ध्यान दो तो तुम्हें लगेगा कि ये है एयर का जैसे लेट्स से, तो तुम्हें लगेगा कि भाई जो रो है डेंसिटी अगर वो सॉलिड से बढ़ जाती है तो उसके अकॉर्डिंग वेलोसिटी तो घट जानी चाहिए, लेकिन इसका उल्टा होता है, सॉलिड्स में वेलोसिटी और ज्यादा होती है, ठीक है, सॉलिड्स में वेलोसिटी और ज्यादा होती है, क्यों ज्यादा होती है, क्योंकि सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस काफी ज्यादा होता है, जितना बढ़ के जितना डेंसिटी बढ़ के वेलोसिटी को घटाता है ना, उससे ज्यादा बल्क मॉडुलस बढ़ के वेलोसिटी को बढ़ा देता है। समझ में आई बात, अगर मान लो ये 10% से घटाता है डेंसिटी तो ये 40% से बढ़ा देगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, अरे वो मैं एक फिगर बता रहा हूँ, ऐसे ही बोल रहा हूँ कि अगर मान लो डेंसिटी जो है तुम्हारा 10% से वेलोसिटी को घटाता है तो ये बल्क मॉडुलस 40% से बढ़ा देगा, तो पॉजिटिव इफेक्ट ही तो आएगा, वेलोसिटी तो बढ़ेगी कोई घटेगी थोड़ी, क्योंकि सॉलिड्स और लिक्विड का बल्क मॉडुलस काफी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू गैसेस, ठीक है ना, इसीलिए हाँ, अब तुम जिस टाइप का सॉलिड लोगे उस पर डिपेंड करेगा। कहने की बात बस इतनी थी कि बच्चे इसे देख के कंफ्यूज हो सकते हैं कि सॉलिड्स की डेंसिटी ज्यादा है तो सॉलिड्स में तो वेलोसिटी कम होनी चाहिए, तो उसका रीजन दिया है कि भाई सॉलिड्स का बल्क मॉडुलस बहुत ज्यादा होता है, तो डेंसिटी ज्यादा होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, ये कहना चाह रहा था इन शॉर्ट। उसके बाद ये कुछ मीडियम है उनमें तुम्हें स्पीड दे रखी है साउंड की, ठीक है। अब आ जाओ न्यूटन्स फॉर्मूला, न्यूटन ने साउंड कैसे निकाला, मतलब स्पीड ऑफ साउंड कैसे निकाला गैस में, तो उसने क्या करा, उसने अज्यूम कर लिया कि भाई जब साउंड प्रोपिगेट करता है एयर में तो ये जो कंप्रेशन और रेयर फैक्शन बनता है ये काफी स्लो मैनर में होता है, और प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल रहता है। आइसोथर्मल क्यों, उसने बोला जहां पर कंप्रेशन होगा वहां पर हीट बनेगा और वो सारा हीट जो है डिसिपेट हो जाएगा रेयर फैक्शन वाले रीजन में, क्योंकि रेयर फैक्शन में तो कूलिंग रीजन बनेगा, मतलब वहां पे तो कंप्रेशन होगा नहीं, वहां पर तो पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे। तो उसने बोला ये जो साउंड का ट्रैवल जो करता है साउंड, वो एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, डिफरेंशिएट कर दोगे तो डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, कांस्टेंट का तो जीरो हो जाएगा, इधर बचेगा डीपीवी,
तो डीपीवी में क्या करोगे, एक बार पी को डिफरेंशिएट करोगे, सॉरी एक बार पी को कांस्टेंट रखोगे, डीवी को डिफरेंशिएट कर दिया, एक बार वी को कांस्टेंट, डीपी को डिफरेंशिएट कर दिया, इक्वल टू 0, यानी कि पी डीवी इक्वल टू माइनस ऑफ वी डीपी, यानी कि पी की वैल्यू अगर तुम निकालो तो पी इज माइनस वी डीपी बाई डीवी। क्लियर है? अब अगर तुम इस v को नीचे ले आओ तो ये हो जाएगा माइनस डीपी बाई डीवी बाई वी। हाँ नहीं आया समझ? नीचे कैसे? अरे देखो ना, अगर तुम मान लो इसे लिखते हो, इसे देखो ये, अरे ठीक है खास लो ठीक से, कोई परेशानी नहीं। ये देखो ये माइनस डीपी है ना, और नीचे क्या लिखा है तुमने, डीवी बाई वी। अब तुम खुद सोचो, ये जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम क्या लिखोगे, डीपी ऊपर करोगे नीचे, और नीचे इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और इसको रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो v बाई डीवी जाएगा। तो इसी चीज को ऐसे लिखा है, ठीक है। और ये जानबूझ के किया क्योंकि अब ये डीवी बाई वी को ये क्या प्रेशर है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, इसको क्या बोल सकते हो, ये स्ट्रेस है और ये स्ट्रेन है, और स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यहां पर होगा बल्क मॉड्यूलस, तो P इज इक्वल्स टू B, यानी कि उसने अब क्या किया, जो तुम्हारा वेलोसिटी का पहले फॉर्मूला था अंडर रूट बी बाई रो, जो कि बल्क मॉडुलस था एयर का, उसने अब उसकी जगह पर P रिप्लेस कर दिया, P बाई रो कर दिया, क्योंकि प्रेशर जानना इजी होता है ना एयर का, बल्क मॉडुलस जानना मुश्किल हो सकता था, बट प्रेशर जानना इजी, तो उसने ये कर दिया, ठीक है। अब उसने एयर प्रेशर पता लगाया जो कि 1 एटमॉस्फेरिक है, और रो डेंसिटी ऑफ एयर भी उसने पता लगाया, और उसके बाद उसने कैलकुलेट करा तो 280 मीटर पर सेकंड आया, जो कि काफी गलत आ रहा था क्योंकि एक्चुअल में 331 है, ठीक है। तो इसका फेल हो गया, और फेल किस वजह से हुआ, बस एक असम्पशन की वजह से कि इसने आसान काम करने का सोच लिया था, तो ये आइसोथर्मल मान लिया था, ये गलत है। गलत है तो फिर से बुक में क्यों दिया है इसने? बुक में क्यों दिया है, तुम्हें पता चलना चाहिए ना कि क्या चीज, देखो अगर तुम्हें सीधे बता देता कि ये प्रोसेस एडियाबैटिक है तो तुम कभी ये भी सोच सकते थे ना कि आइसोथर्मल क्यों नहीं है, मतलब आइसोथर्मल वाला क्यों नहीं लगाना था इक्वेशन, तो इसीलिए पहले गलत चीजें बताते हैं, मतलब तुम्हारा बेस बिल्ड करते हैं, चीजें एकदम से डेवलप थोड़ी हो गई। अब आज का बच्चा जाएगा एलकेजी नर्सरी में और उसे एआई और चैट जीपीटी और डाटा साइंस पढ़ाने लगे तो समझ थोड़ी आएगा, कि शुरुआत तो एकदम बेसिक से करते हैं ना, कंप्यूटर में 4 पार्ट होते हैं, कीबोर्ड माउस और ये सब, तो वो वाली बात है। अच्छा, लाप्लास ने इसका करेक्शन किया, लाप्लास ने क्या अज्यूम किया कि भाई ये प्रोसेस एडियाबैटिक है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल नहीं है, तो एडियाबैटिक में इक्वेशन होते हैं पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। डिफरेंशिएशन करोगे तो डिफरेंशिएशन करने पे एक बार पीवी को रखा कांस्टेंट, डीवी टू द पावर गामा का, मतलब v का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर एक बार v को रखा कांस्टेंट, p का डिफरेंशिएशन कर दिया इक्वल टू 0। क्लियर है? अब इसके बाद क्या किया इन्होंने, v टू द पावर गामा dp एज इट इज, और dv टू द पावर गामा, एक मिनट देखो, एक्चुअल में क्या था कि pv टू द पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट था, तो एक बार p को कांस्टेंट रखा, dv टू द पावर गामा मतलब v टू द पावर गामा का डिफरेंशिएशन, फिर एक बार v टू द पावर गामा को कांस्टेंट रखा और dp का डिफरेंशिएशन, और क्योंकि इस साइड तो कांस्टेंट है तो वो 0 आ जाएगा। क्लियर है? उसके बाद क्या किया, डिफरेंशिएशन करोगे v टू द पावर गामा का, तो एक्चुअल में x टू द पावर n का जो डिफरेंशिएशन होता है वो हो जाता है nx n माइनस 1 dx, ठीक है। तो यहां पर करोगे तो ये गामा आगे आएगा, गामा की एक पावर कम हो जाएगी, और dv एज इट इज, मतलब dv भी आएगा, ठीक है। v गामा dp वो ऐसे का ऐसे लिख देंगे। अच्छा, उसके बाद अब ध्यान दो, इसको इधर लेके चले गए तो ये हो जाएगा p गामा v टू द पावर गामा माइनस 1 dv इक्वल टू माइनस v टू द पावर गामा dp, ठीक है। नेक्स्ट इक्वेशन मतलब नेक्स्ट में क्या करा है कि p गामा को इधर ही रहने दिया और इस पूरे को नीचे डिवाइड में भेज दिया, तो इस पूरे को नीचे डिवाइड में भेज दिया। क्लियर है? और ये ऊपर का ऊपर है। अब इसमें देखो ये v टू द पावर गामा माइनस 1 है, अच्छा अगर v टू द पावर गामा माइनस 1 है तो a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय a टू द पावर n, a टू द पावर m प्लस n होता है, और ये v टू द पावर गामा माइनस 1 है, इसका मतलब ये जरूर v टू द पावर गामा मल्टीप्लाइड बाय v टू द पावर माइनस 1 रहा होगा, और v टू द पावर माइनस 1 मतलब क्या हो गया, इनवर्स में मतलब डिवाइड में रहा होगा, यानी कि v टू द पावर गामा डिवाइडेड बाय v रहा होगा, तभी तो ये गामा माइनस 1 है। तो अगर मैं इसको सिर्फ v टू द पावर गामा लिख दूं तो नीचे v डिवाइड में आएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, माइनस v टू द पावर गामा dp अपॉन में v टू द पावर गामा dv बाई v, v टू द पावर गामा v टू द पावर गामा कट जाएगा, क्या बच गया माइनस dp dv बाई v, और ये वापस से बल्क मॉडुलस बन जाएगा, ठीक है। और माइनस का साइन दिखा रहा है, तो माइनस का साइन कुछ नहीं, माइनस का साइन अगर आ रहा है तो बल्क मॉडुलस में नेगेटिव हम जनरली कब लेते थे, जब नहीं ये स्ट्रेस आ रहा है ना नेगेटिव या स्ट्रेन कह लो, तो जब कंप्रेस होता था तब ले लेते थे माइनस, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना ध्यान रखो कि dp बाई dv
बाई वी बल्क मॉडुलस के बराबर आ गया। तो अब इसका सही आया है, लेकिन इसका जो बल्क मॉडुलस इक्वल आया है इसमें देखो ये पी गामा जो है बल्क मॉडुलस के ऊपर इक्वल आया है, ठीक है। तो इसमें जो तुम बल्क मॉडुलस लिखोगे, जो फॉर्मूला था वो तुम्हारा क्या होता है, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी बाई म्यू, म्यू यही होता है। बी बाई म्यू बी बाई सॉरी रो है ना, रो है वो तो टी बाई म्यू होता था ना, टी बाई तो बी बाई रो। और अब इसने पता लगा लिया कि भाई बी की वैल्यू सिर्फ पी नहीं है बल्कि बी की वैल्यू पी गामा है, ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पर गामा पी अपॉन में रो इसने बना लिया पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तो ये करेक्शन थी, तो ये फॉर्मूला बन गया गामा पी अपॉन में रो। और अब इसको कैलकुलेट करा तो गामा का 7/5 होता है साउंड मतलब एयर का, और इसको कैलकुलेट करा तो पूरा 331.3 मीटर पर सेकंड आ गया था आंसर, ठीक है। लैप्लास करेक्शन और ये सब पता नहीं आ सकता है कि नहीं, बट कर लेना एक बार। अब जब इतना सब कुछ कर ही रहे हो तो एक दो चीज और करने में क्या परेशानी, मतलब का आ जाए फिर रह जाए। इसका देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। सुपरपोजिशन ऑफ वेव कुछ नहीं है, जब ढेर सारे वेव एक ही पॉइंट पर मीट करे मीडियम में, तो जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का वो एल्जेब्रिक सम होगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव। जैसे मान लो दो वेव है, अगर दो वेव जो है एक ही मीडियम में एक ही टाइम पर ट्रैवल कर रहे हैं तो एक ही पॉइंट को आके हिट करेंगे। तो मान लो ये उसका मीन पोजीशन है पार्टिकल का, तो एक वेव की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कुछ यहाँ चला गया, और दूसरे वेव का कुछ मान लो डिस्प्लेसमेंट अगर दूसरा वेव इस पे एक्ट करे तो उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ लाएगा। क्या हुआ, नहीं आ रहा समझ? देखो मैं दोबारा से बता रहा हूँ, दो वेव का सम निकालेंगे ना। हाँ दो वेव का बस सम निकालना है। कि मान लो अगर लेट्स से फर्स्ट वेव अगर आके हिट करता है पार्टिकल को, तो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन से कुछ मान लो 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है, ठीक है। और अगर मान लो सेकंड वेव हिट करता है पार्टिकल को, तो पार्टिकल लेट्स से 2 सेंटीमीटर ऊपर जाता है। तो जब दोनों एक साथ हिट करेंगे तो कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, 3 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। बस ये समझाना चाह रहा था, ठीक है। तो जो भी सुपरपोजिशन ऑफ वेव यही कहता है कि भाई सुपरपोजिशन ऑफ वेव में जो जब ढेर सारे वेव एक ही टाइम पर एक ही पॉइंट पे मीट करे, तो उस पार्टिकल का जो भी एम्पलीट्यूड होगा, उस पार्टिकल का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो एल्जेब्रिक सम होगा डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू ईच वेव के। यानी कि y ऑफ xt जो बनेगा वो y1 ऑफ xt प्लस y2 ऑफ xt होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, मतलब और भी अगर वेव हो सकती है तो दो वेव के लिए बताया है, तो उन सबका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फर्स्ट वेव का डिस्प्लेसमेंट ये होता है, दूसरे वेव का ये होता है, तो इन सबका एल्जेब्रिक सम होगा। क्लियर? अब देखो consider two harmonic waves on a stress string both having the same frequency and same amplitude but with different initial phase। दो हार्मोनिक वेव कंसिडर करो, ट्रैवलिंग वेव, जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी है सेम एम्पलीट्यूड है बट इनिशियल फेज डिफरेंट है। तो इसका देखो सेम एम्पलीट्यूड है, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी है बट इनिशियल फेज अलग है। इसका 0 पे था, इसका कुछ 5 पर होगा, ठीक है। लेट द डायरेक्शन द वेव्स आर ट्रैवलिंग इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो देखो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, दोनों पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सपोज दे मूव साइमल्टेनियसली इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन देन इंटरफेरेंस ऑकर। अगर वो एक ही डायरेक्शन मूव करते हैं तो इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस मतलब वही एक दूसरे से मिलेंगे और कुछ ना कुछ रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनेगा, सुपरपोजिशन होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस a sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5, दोनों को ऐड कर दोगे, ठीक है, दोनों को ऐड किया है बस। नेक्स्ट स्टेप में a कॉमन आ जाएगा, sin kx माइनस ओमेगा t sin kx माइनस ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दे रखा है कि sin a प्लस sin b, ये sin पूरा a बना दो, इस पूरे को पूरा b बना दो, तो ये होता है 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। तो इसे सॉल्व करोगे तो 2 sin a प्लस b बाई 2, तो इसमें ये प्लस करोगे तो खुद देखो ओमेगा t से हाँ प्लस करोगे तो ये हो जाएगा, एक बार प्लस कर लेता है, देखो a प्लस बी करोगे तो के एक्स माइनस ओमेगा टी में ये पूरा प्लस करोगे तो के एक्स हो जाएगा 2kx, और माइनस ओमेगा टी हो जाएगा माइनस 2 ओमेगा टी, और प्लस में आएगा एक और 5, और इसे डिवाइड कर दोगे 2 से, ठीक है। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या होगा, ये के एक्स वाला तो 2 कट जाएगा, ओमेगा टी वाला भी 2 कट जाएगा, तो के एक्स माइनस ओमेगा टी और बस 5 के नीचे 2 रह जाएगा, 5/2, ठीक है। उसके बाद जब a माइनस बी करोगे तो a तो ये है, इसमें माइनस लगा देते हो तो के एक्स तो वैसे ही कट जाएगा, ठीक है। और ओमेगा टी और ओमेगा टी ये दोनों भी कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस का है और इधर माइनस लगाने से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 5/2 माइनस का 5/2। तो यही बन जाएगी इक्वेशन, समझ में आई?
हाँ, इससे कैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में कराए? एक ही है। हाँ वो एक ही है तो उसी को प्रैक्टिस कर लो, उसी टाइप से आएगा। ठीक है, तो अब देखो ये जो नया इक्वेशन बन गया तो इसको क्या लिख सकते हो? अच्छा इसमें देखो, इसमें ये एक हाँ कॉस वाले जनरली हम ओमेगा टी वाले टर्म को बाद में लिखते हैं, तो ओमेगा टी वाले टर्म को बाद में कर दिया और ये लिख दिया 2a cos 5/2, ये वाला टर्म पहले लिख दिया और बाद में कर दिया ये वाला sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस 5/2। ठीक है, क्लियर है? और इसमें अब तुम्हारा जो ये पूरा टर्म है 2a cos 5/2, ये पूरा तुम्हारा एम्पलीट्यूड बन जाएगा और ये वाला पूरा तुम्हारा कुछ गलत दिया है क्या? नहीं ठीक है, ये पूरा एम्पलीट्यूड बन जाएगा और ये पूरा तुम्हारा फेज बन जाएगा। दिस इज आल्सो ट्रैवलिंग वेव इन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, हाउएवर द सेम फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, हाउएवर इट्स इनिशियल फेज एंगल इज 5/2। बस इसका जो इनिशियल फेज एंगल होगा वो 5/2 होगा, यहाँ पर देख सकते हो ओमेगा टी प्लस 5/2 है। ठीक है, बाकी फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी और वेवलेंथ भी सेम रहेगा। और जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला क्या होगा 2a cos 5/2 ये। ठीक है, अब स्पेशल केस में बोला है अगर मान लो phi इक्वल टू 0 हो जाए तो द वेव्स आर इन फेज, अगर तुम्हारा phi 0 हो जाता है तो ये सीधा आएगा 2a cos 5/2 sin kx माइनस ओमेगा टी बस। ठीक है, तो phi को अगर 0 कर देते हो तो ये चीज 0 हो जाएगी पूरी, cos 0 1 हो जाएगा और 1 हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड तुम्हारा एकदम मैक्सिमम आएगा 2। साइन रहेगा बट हम तो बस एम्पलीट्यूड का बात कर रहे हैं ना, एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हैं ना बस, कि एम्पलीट्यूड क्या होगा अगर phi 0 हो जाए तो वो मैक्सिमम होगा, मतलब स्टार्टिंग में वेव का जो होगा मैक्सिमम होगा। हम जनरली वेव को देखो ऐसे बना देते हैं, ठीक है, बट अगर तुम kx माइनस ओमेगा टी यूज कर रहे हो फॉर्मूला तो वहां पर हाँ ये एक चीज तरीके से ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लो तुम्हारा phi 0 है मतलब दोनों सेम फेज में है तो उनका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा 2a होगा। तुम खुद सोचो अगर मान लो ये एक वेव है और दूसरी वेव भी यही है, दोनों सेम फेज में है, यहाँ पर इसका क्रेस्ट है यहाँ पर भी इसका क्रेस्ट है, तो दोनों का एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा। इसका a था एम्पलीट्यूड, इसका a था, दोनों का एम्पलीट्यूड 2a हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम फेज में है। अगर सेम फेज में नहीं होते, लेट्स से अपोजिट फेज में होता, अब यहीं पे तुम मान लो ऐसे होता ये वाला वेव, ठीक है, तो फिर ये इसका क्रेस्ट था और इसका ट्रफ था, दोनों मिलके 0 कर देता, है ना, तो ये अपोजिट फेज में है बिल्कुल, क्योंकि तो इसी को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जब तुम्हारा phi 0 हो, क्योंकि तब दोनों का एम्पलीट्यूड मिलके कुछ नया एम्पलीट्यूड बनाएगा, ज्यादा एम्पलीट्यूड बनाएगा, है ना। और अगर मान लो केस 2 के phi जो है वो पाई के बराबर हो, मतलब 180 डिग्री के बराबर हो, तो 180 डिग्री cos 180 0 हो जाता है, टोटली आउट ऑफ फेज होंगे, कंप्लीटली आउट ऑफ फेज होंगे और वहां पर एम्पलीट्यूड 0 आएगा, अभी तो बता दिया, और इसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? नहीं है? देखो अरे एम्पलीट्यूड क्या क्या होता है, ये जो पूरी इक्वेशन बनी इसमें ये एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला है 2a cos 5/2। अगर मान लो तुम्हारा phi 0 हो जाए तो cos 0 1 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 2a के बराबर आ जाएगा, यानी कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा वो 2a आएगा मैक्सिमम। और ये कब हो रहा है? जब phi 0 है, तो phi 0 है मतलब दोनों वेव के बीच में बिल्कुल भी फेज डिफरेंस नहीं है, अगर एक वेव ये है तो दूसरा वेव ये है, फेज डिफरेंस है ही नहीं, देखो इसका भी क्रेस्ट है, इसका भी क्रेस्ट है यहाँ पे, इसका भी ट्रफ है यहाँ पे, इसका भी ट्रफ है यहाँ पे, दोनों सेम ही फेज में, तो इसे बोलते हैं। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो तुम खुद ही सोचो रिजल्टेंट वेव बनेगी इन दोनों का एडिशन, मतलब कुछ का एम्पलीट्यूड ऐसे बनेगा, है कि नहीं? ठीक है, और जब ये आउट ऑफ फेज होंगे, मतलब एक वेव ये है और दूसरा वेव लेट्स से ये हो जाए, आउट ऑफ फेज है, अभी जहां पर इसका क्रेस्ट है वहां पर इसका ट्रफ है, तो ये तो 0 बनाएगा ये एम्पलीट्यूड, और आउट ऑफ फेज है मतलब इनके बीच में phi कितना होगा, पाई होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यही है तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, और वो था जहां पर phi 0 है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, अगर रिजिड बाउंड्री से वेव टकराता है और फिर रिफ्लेक्ट होता है तो उसका फेज रिवर्सल हो जाता है, मतलब पाई रेडियन से उसका फेज बदल जाता है और डायरेक्शन भी बदल जाएगा। जैसे ये गया तुम्हारा एक ट्रांसवर्स वेव और जब ये रिजिड बाउंड्री से टकराएगा तो रिजिड बाउंड्री से टकराने के बाद इसका फेज देखो बदल गया, कितने से बदल गया, पाई से बदल गया 180 डिग्री से। ठीक है, और डायरेक्शन भी बदल जाएगा, अभी पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा था, अभी नेगेटिव एक्स में जा रहा है। क्लियर है? तो अगर मान लो स्टार्टिंग में वेव की इक्वेशन तुम लिख सकते थे y ऑफ xt इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, तो अब की इक्वेशन क्या होगी, अब तो पाई से बदल गया है, पहले तो 0 था फेज,
मतलब ऐसे जा रहा था, अब तो पाई से बदल गया, तो यहाँ पर पाई ऐड कर दोगे, ठीक है, और डायरेक्शन भी तो बदल गई, तो डायरेक्शन बदल गई तो इस माइनस को चेंज करके प्लस करो, ये हो जाएगा। क्लियर है? तो रिफ्लेक्टेड वेव का इक्वेशन क्या हो जाएगा? अच्छा एम्पलीट्यूड भी तो नेगेटिव हो गया है ना, तो या तो ऐसे लिखो ए, मतलब ये चीज हो गई। अब इसको जब तुम सॉल्व करोगे साइन पाई प्लस थीटा, तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, है ना। साइन पाई प्लस थीटा खुद देखो, पाई प्लस थीटा मतलब अच्छा पाई है मतलब चेंज तो करेगा नहीं, तो साइन का साइन ही रहेगा, साइन थीटा का साइन थीटा आ जाएगा, और पाई प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो बस क्या हो जाएगा तो तुम्हारा ये माइनस ए और यहाँ पर हो जाएगा के एक्स प्लस ओमेगा टी, यानी कि तुम्हारा एम्पलीट्यूड जो है वो नेगेटिव हो गया। अभी देखो ना, खुद देखो, एम्पलीट्यूड पहले पॉजिटिव था, अभी एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो गया, और डायरेक्शन बदल गया, इसीलिए यहाँ से माइनस का साइन हटके प्लस का साइन आ गया। और ये डिराइव करा एक तरीके से, डिराइव नहीं मतलब पूरा 2 स्टेप में समझा दिया है, आए समझ। अब देखो ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होगा तब क्या होगा? ओपन बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होने पे फेज रिवर्सल नहीं होता, फेज रिवर्सल नहीं होगा, बस क्या होगा? डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, डायरेक्शन बस बदल जाएगा। तो डायरेक्शन बदलने पे पहले अगर मान लो y इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी था, सॉरी के एक्स माइनस ओमेगा टी था, तो बस डायरेक्शन बदला है ना, यहाँ पे प्लस ले आओ, ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ठीक है, क्लियर है। For longitudinal wave, there is no phase change on reflection at a rigid boundary, that is closed end of a pipe, and a phase change of pi at an open boundary, that is open end of a pipe. कह रहा है कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव में कोई फेज चेंज नहीं होता रिफ्लेक्शन होने पे, रिजिड बाउंड्री से जब रिफ्लेक्ट होगा तो कोई चेंज नहीं होगा, मतलब जब क्लोज्ड एंड से होगा। ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव में पॉसिबल है कि ट्रांसवर्स वेव में ऐसे जाएगा और ऐसे फिर फेज रिवर्सल हो जाएगा इसका और वापस आ जाएगा। लॉन्जिट्यूडिनल वेव यानी कि साउंड में ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें कोई फेज रिवर्सल नहीं होता, ठीक है। लॉन्जिट्यूडिनल वेव में सिर्फ तब होगा फेज रिवर्सल जब वो ओपन एंड से टकराएगा, ओपन एंड ऑफ पाइप से टकराएगा, एंड अ फेज चेंज ऑफ पाई एट एन ओपन बाउंड्री, ठीक है। हाँ, ओपन बाउंड्री मतलब जहां पर ये है ना, मतलब जहां पर वेव फ्री है मूव करने को, यहाँ पर तो रिजिड बाउंड्री है ना एकदम, उससे टकराएगा और रिफ्लेक्ट बैक करेगा, बट ओपन बाउंड्री से अभी थोड़ा सा और है, ओपन बाउंड्री वगैरह के बाद ये है पूरा, बस यहाँ तक, एक पेज दो पेज और। इसके बाद जो स्टैंडिंग वेव्स या नॉर्मल मोड। स्टैंडिंग वेव क्या कहते हैं, कब बनता है? जब दो सेम एम्पलीट्यूड के वेव सेम फ्रीक्वेंसी के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो और दोनों सुपरपोज करते हैं, तो जो पैटर्न बनता है उसे बोलते हैं स्टैंडिंग वेव्स। तुम लोगों को वीडियो में दिखाया भी था स्टैंडिंग वेव्स कैसा दिखता है ना। उसमें कुछ पॉइंट फिक्स होते हैं, जैसे मान लो ये है, तो ये पॉइंट्स अपनी जगह फिक्स रहते हैं, है ना। और बस ये जो है एक पॉइंट पर अगर ये वेव ऐसे बन रहा है तो अगले पॉइंट पर ये वेव ऐसे बनेगा, बस ये इधर उधर 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 होता रहता है, ये इधर इधर, बाकी ये फिक्स है, ये फिक्स है। इन्हें नोड्स बोलते हैं, इन्हें नोड्स बोलते हैं जो पॉइंट फिक्स्ड है, और जो पॉइंट फिक्स नहीं है, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड दे रहे हैं, उन्हें एंटी नोड्स बोलते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब देखो अगर मैथमेटिकली देखते हो तो मान लो एक वेव है जो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, और वो जो है, अच्छा ये जब स्टैंडिंग वेव अगर तुम्हें बनाना है तो स्टैंडिंग वेव में क्या बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और सेम एम्पलीट्यूड होना चाहिए। ऐसा तभी पॉसिबल है जब एक वेव दूसरे वेव का रिफ्लेक्शन हो, है ना। जब एक वेव जो है अपने ही रिफ्लेक्शन से सुपरपोज हो जाए तभी वो बना सकता है स्टैंडिंग वेव। तो लेट्स से जो तुम्हारा अपना वेव है वो है y ऑफ xt a sin kx minus ओमेगा t, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा a sin kx plus ओमेगा t। लेकिन वो नहीं है ना, रिजिड नहीं है ना, रिजिड बाउंड्री नहीं होगी, ओपन बाउंड्री होगी तभी जाके तब रिफ्लेक्शन होगी। हाँ, जनरली रिजिड अभी नहीं रखा है, ओपन बाउंड्री हुआ तभी यहाँ पर माइनस का भी साइन नहीं आया, अगर तुम देखो, ठीक है। तो अगर तुम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाते हो तो सुपरपोजिशन लगाने के बाद y ऑफ xt a sin kx minus ओमेगा t a sin प्लस kx प्लस ओमेगा t, दोनों को ऐसे लिखोगे, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा, sin kx minus ओमेगा t प्लस sin kx प्लस ओमेगा t। अब इसको क्या लिख सकते हो, तुम्हारा ये क्या बन रहा है, साइन a माइनस बी और प्लस साइन a प्लस बी। हालांकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट मैंने एक चीज बताई थी कि काम कर लेना इसका, कि इसको अलग से निकाल लेना, साइन a माइनस बी और साइन a प्लस बी को अलग से निकाल देना, तो उसमें देखो कुछ टर्म्स कट जाते थे और कुछ टर्म्स बचते थे, जिनमें कि ये होता था कि टू, ये मतलब इक्वेशन बन जाता था पूरा 2a साइन, मतलब 2 साइन बनता था, a तो एज इट इज ये वाला a है, 2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस kx प्लस ओमेगा टी, यानी कि a प्लस बी बाई 2 और cos a माइनस बी बाई 2। समझ में आया? यानी कि क्या बनता है ये जो तुम्हारा कहीं पर अगर मैं लिख दूं तो साइन
a माइनस बी प्लस साइन a प्लस बी, इसका जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है तुम्हारा 2 साइन a प्लस बी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2। ठीक है, तो वही चीज लिखी है, सॉल्व करोगे अपने आप ही तुम्हारे पास 2a साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। ठीक है, और कॉस पे एक पावर होती है कि अपना माइनस का साइन हटा सकता है, तो ये आ जाएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब स्टैंडिंग वे में तुम देखो कि एक साइन का भी टर्म होता है और एक कॉस का भी टर्म होता है। ठीक है, अब देखो, नोट दैट द रिजल्टेंट वेव इज नॉट अ ट्रैवलिंग वेव सिंस देयर इज नो टर्म कंटेनिंग kx माइनस ओमेगा टी और kx प्लस ओमेगा टी। ये ट्रैवलिंग वेव नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी kx माइनस ओमेगा टी और kx प्लस ओमेगा टी वाला टर्म नहीं है। ठीक है, हाँ, जब ऐसा कोई टर्म हो तभी वो तुम्हारा वेव जो है ट्रैवलिंग हो सकता है, अगर ऐसा कोई टर्म नहीं है तो फिर वो ट्रैवलिंग वेव नहीं होगा। और अगर साइन और कॉस दोनों फंक्शन है तो वो स्टैंडिंग होगा, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव होगा। आया समझ? और अगर तुम एम्पलीट्यूड निकालते हो कि इस वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो इस वेव का एम्पलीट्यूड होता है 2a sin kx cos ओमेगा t, तो फेज वाला टर्म है। ठीक है, ये होता है 2a sin kx, इसका एम्पलीट्यूड होगा। बस क्लियर है? हाँ, क्योंकि x का फंक्शन होगा, पोजीशन का फंक्शन होगा एम्पलीट्यूड। अगर तुम पोजीशन चेंज करते जाओ तो तुम खुद देखो, कहीं पे नोड मिलेगा, कहीं पे एंटी नोड मिलेगा, तो x का तो फंक्शन होगा ही। दैट इज एम्पलीट्यूड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट, x के हिसाब से एम्पलीट्यूड तुम्हारा अलग अलग होगा। अब कहाँ पर नोड्स बनेंगे, तो नोड्स वहां पर बनेंगे जहां पर ये sin kx इक्वल टू 0 हो जाए। और kx कहाँ पर 0 होता है, मतलब sin कहाँ पर 0 होता है, तो sin n पाई पर 0 होता है। ठीक है, ये मैथ्स का चीज है, इसे ध्यान रख लेना, मैथ्स है नहीं है तो याद रख लेना कि साइन जो है n पाई पर 0 होता है। 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इन सब पे 0 होता है। 0 into 180 करेगा तब भी 0, 80 करेगा तब भी 0। ठीक है, तो x की क्या वैल्यू आएगी, मतलब कहाँ पर तुम्हें नोट्स मिलेंगे, तो x इक्वल टू n पाई बाई k, n पाई बाई k। अच्छा, n पाई बाई k को क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू n पाई बाई k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, तो इसको अगर लिखते हो 2 पाई बाई लैम्डा, तो दिस इज 1 और 2 पाई बाई लैम्डा, पाई से पाई कट जाएगा, यानी कि n लैम्डा बाई 2, n लैम्डा बाई 2 पोजीशंस पर तुम्हें नोड मिलेंगे। ठीक है, और n की वैल्यू 0 से लेकर आगे तक होगी। ठीक है, और दो कंसेक्यूटिव नोड के बीच कितना डिस्टेंस होगा, लैम्डा बाई 2 का। ये तो ऑब्वियस सी बात है, फिगर से भी समझ सकते हो। ठीक है, हाँ, दो नोड के बीच, अरे वेव बनाया था ना अभी, ये देखो ना, यहाँ पर बनाया था ना, तो इस नोड के बीच इस नोड के बीच कितना डिस्टेंस है, तो लैम्डा बाई 2, क्योंकि पूरा लैम्डा तो ये है। ठीक है, क्या हुआ, फैन क्यों ऑन कर दिया? गर्मी लग रहा है। चल रही है सब। अच्छा, एंटी नोड्स चेक करते हैं। एंटी नोड कहाँ पर मिलेगा, जहां पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होगा, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर होगा, अरे बंदी कर दो, 5 मिनट की बात है। वेव डिस्टरबेंस। अच्छा, आगे देखो, तुम्हें एंटी नोड कहाँ पर मिलेगा, एंटी नोड वहां पर मिलेगा जहां पर 1 हो जाए साइन की वैल्यू पूरी, क्योंकि साइन मैक्सिमम यही पर होता है 1 पे, यानी कि साइन के x इक्वल टू 1 होना चाहिए, और साइन की वैल्यू 1 मिलती है 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 पे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। ठीक है, इन सब वैल्यूज पे तुम्हें साइन की वैल्यू 1 मिलती है, यानी कि kx इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 होना चाहिए। k की वैल्यू होती है 2 पाई बाई लैम्डा, यहाँ से तुम पाई से पाई कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, और इस चीज को पूरे को उधर ले जाओ तो 2n1 प्लस लैम्डा बाई 4, इन सब वैल्यूज पे तुम्हें, इन सब क्वेश्चंस पर तुम्हें एंटी नोड मिलेगा। क्लियर है, आगे समझ? बस इतना ही निकाल रहे हैं, अरे सिर्फ इतना निकालना है, तुमने इक्वेशन निकाल दिया ना कि क्या होगा स्टैंडिंग वेव का, तो इसमें एम्पलीट्यूड वाला तो बस 2a sin kx वाला टर्म है, तो अब इसमें चेक करोगे साइन कब कब 0 मिलेगा, वहां पर तुम्हें नोड मिलेगा, और साइन 0 होता है n पाई पे। फिर चेक करो साइन कब कब मैक्सिमम देगा, ताकि तुम्हें एंटी नोड मिले, यानी कि साइन की x की वैल्यू 1 आए, और साइन की kx की वैल्यू 1 होती है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 पे, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे। तो इतना याद रखना पड़ेगा, उसके बाद ये तो निकाल लोगे। और इनके बीच में भी जो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 का होगा। अब स्टैंडिंग वेव्स ऑन अ स्ट्रेच डिस्ट्रिंग, इसे बोलते हैं फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल हार्मोनिक। जब तुमने सिर्फ बीच में से प्लग कर दिया वायर को, ठीक है, तो ये सिर्फ एक उसमें वाइब्रेट करेगा, फर्स्ट हार्मोनिक में बोलेंगे कि ये फर्स्ट हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहा है। और इधर कितना होगा लैम्डा, तो इधर लैम्डा होगा 2l के बराबर, क्योंकि तुम खुद सोचो अगर ये लेंथ है स्ट्रिंग का l, तो ये और आगे जाके कंप्लीट होगा, तब जाके 2 मतलब पूरा वेव बनेगा, एक पूरा वेव बनेगा, है ना। तो इसका मतलब ये वेव का हाफ ही है, लैम्डा बाई 2 है, तो लैम्डा 1 को क्या लिख सकते हो, 2l लिख सकते हो, क्योंकि इस 2 को उधर भेज दो ना, तो l इक्वल टू लैम्डा बाई 2 आ जाएगा अपने आप ही। तो लैम्डा 1 2l है,
ऐसे ही लैम्डा 2 चेक करो, लैम्डा 2 तो पूरा अपना एक पूरा एल है, तो इसमें से देखो अगर तुम्हें 2 काट भी दो तो एल आएगा, और ये क्या है, ये एक पूरा लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 है, तो 2l/3 है। यानी कि अगर तुम देखो तो तुम्हें बस 2l लिखना है, और नीचे फिर अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो नीचे कुछ नहीं, मतलब 1, 2l बाई सेकंड हार्मोनिक है तो 2l/2, थर्ड हार्मोनिक में है तो 12/3, 4 5 6 में होगा 12/6। समझ में आया कैसे बनना है? तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो एल था वो लैम्डा 1/2 है, यानी कि लैम्डा 1 इक्वल टू 2l है। अब अगर मैं फ्रीक्वेंसी पता करूं तो फ्रीक्वेंसी होता है क्या, फ्रीक्वेंसी होगा तुम्हारा v बाई लैम्डा, ठीक है। अगर वेलोसिटी लेट्स से v है और लैम्डा लैम्डा 1 है यहाँ पर जो कि 2l के बराबर है, आगे 2l भी लिख दिया, तो इसे हम बोलेंगे ये है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी v/2l, ठीक है। एक मिनट, दिस हाँ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर मान लो इसे अगर तुम t बाई म्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो, मतलब इस वेलोसिटी को तुम अगर t बाई म्यू लिख देते हो तो फॉर्मूला ये बन जाएगा। अब ऐसे ही सेकंड हार्मोनिक के लिए जब तुम करोगे तो सेकंड हार्मोनिक के लिए क्या करना पड़ेगा, सेकंड हार्मोनिक के लिए भी यही फॉर्मूला बनेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी इज v बाई लैम्डा, और सेकंड हार्मोनिक के लिए जो लैम्डा होता है वो क्या होता है 2l/2, यानी कि l होता है, ठीक है। तो ये लिखोगे v बाई l, और v को फिर तुम क्या लिख सकते हो, मतलब अंडर रूट टी बाई म्यू, ऐसे करके। तो अगले का फॉर्मूला होगा 1/l अंडर रूट टी बाई म्यू, सेकंड हार्मोनिक का यही है। थर्ड हार्मोनिक के लिए तुम लैम्डा 3 को क्या लिखोगे 2l/3, लैम्डा की जगह पर बस 2l/3 डाल दिया, और फिर बाद में क्या कर सकते हो v को लिख सकते हो अंडर रूट टी बाई म्यू। अब अगर तुम एक चीज चेक करो तो यहाँ पर देखो ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी था v/2l, सेकंड फ्रीक्वेंसी क्या आ रहा है ये रहा ना, ये देखो ये था v/2l, ये है v/l, और उसके बाद क्या आ रहा है 3v/2l। तो ये सब अगर तुम चेक करो तो ये मल्टीप्लीकेशन है, किसकी मल्टीप्लीकेशन है, अगर तुम इसको बस मल्टीप्लाई कर दो, फर्स्ट वाले का क्या आ रहा था v/2l ना, तो v/2l जो है वो तुम्हारा फंडामेंटल हार्मोनिक है, तुम इसको जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो। अगर मान लो सेकंड हार्मोनिक निकालना है, तो अगर लेट्स से ये फंडामेंटल हार्मोनिक को मैं न्यू मान लूं, ठीक है, फंडामेंटल हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को अगर मैं न्यू मान लूं, तो सेकंड वाले का फ्रीक्वेंसी कितना होगा, सेकंड वाले का फ्रीक्वेंसी 2 न्यू के बराबर होगा, यानी कि 2v/2l, जो कि v/l होगा, और v/l ही है। थर्ड वाले का क्या होगा, थर्ड वाले का 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा, यानी कि 3v/2l, और 3v/2l ही है, यानी कि 3 टाइम्स है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का, क्लियर है। तो जो भी हार्मोनिक होगा वो उतना टाइम्स होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो मैं मान लो कभी बोल देंगे 1000th वो निकाल दो, 1000th फ्रीक्वेंसी निकाल दो, 1000th हार्मोनिक निकाल दो, तो तुम क्या करोगे बस 1000 इंटू न्यू कर दोगे, न्यू 1 है ना, 1000 इंटू न्यू 1 कर दोगे, यानी कि 1000 v/2l, 2 से ही काट दोगे 500 v/l आ जाएगा। बात समझ में आई कि जो भी है ये उतने टाइम्स, कोई भी हार्मोनिक निकालना हो वो उतने टाइम्स होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। डिराइव भी करके बता दिया कैसे होगा, सिर्फ v बाई लैम्डा फॉर्मूला है, और लैम्डा तुम यहाँ से पता लगाओगे कि किसका क्या है, और लैम्डा भी कैसे बदल रहा है, लैम्डा भी तुम चेक करो तो देखो कैसे बदल रहा है, जो भी है 2l तो फिक्स है पहला वाला, उसके नीचे फिर जो भी होगा उसके नीचे 1 2 3 4 5 ऐसे रखते चले जाना, क्लियर हुआ। अच्छा, अब आ जाओ स्टैंडिंग वेव से ना क्लोज्ड पाइप, कि क्लोज पाइप में कैसे स्टैंडिंग वेव बनेगा। A closed pipe means one end is closed and other end is open, क्योंकि वेव कहीं से तो भेजोगे। A PVC pipe partially filled with water is an example, इसे थोड़ा सा वाटर से फिल कर रखा ताकि रिफ्लेक्शन हो पाए वेव की, ठीक है, और ओपन बाउंड्री रिफ्लेक्शन हो एक्चुअल में, क्योंकि ये ओपन बाउंड्री की तरह एक्ट करेगा, रिजिड नहीं है ना, ये रिजिड नहीं है तो ये एक तरीके से ओपन बाउंड्री की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि बाउंड्री तो चाहिए, अगर तुम खोल दोगे पाइप को तो फिर बाउंड्री कहाँ मिलेगी, ठीक है। तो ये फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक है, थर्ड फिफ्थ सेवेंथ सारे ऑड हार्मोनिक्स रिप्रेजेंट किए हैं यहाँ पे। चलो देखो इसमें भी फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा, L इक्वल टू लैम्डा 1/4 होगा, क्योंकि अगर तुम ये चेक करो तो ये सिर्फ 1/4 है वेव का। अभी तुम खुद सोचो ये बस यहाँ से उठ के मैक्सिमम तक गया है, अब एक बार मैक्सिमम से नीचे भी तो आएगा, तब ये हाफ कंप्लीट होगा, है ना, तब ये हाफ कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर इधर से भी तो पूरा ऊपर जाएगा, मतलब ये सिर्फ 1/4 है वेव का, ठीक है। तो ये सिर्फ लैम्डा 1/4 है, यानी कि लैम्डा 1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ एल होगा, जो फर्स्ट वाले का वेवलेंथ होगा वो 4 टाइम्स होगा इस एल के लेंथ के, क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन क्या बन जाएगा v बाई लैम्डा, लैम्डा की जगह लिख देंगे 4l। हाँ नहीं समझे, क्योंकि ये सिर्फ 1/4 तक है,
उसके बाद आगे और बनेगा, फिर और पूरा ऐसे जाएगा, ऐसे हो। अच्छा, इसमें भी वापस से v को क्या तुम क्या लिख सकते हो, ये तो गैस में हो रहा है, तो गैस में क्या होता है, गामा पी बाई रो होता है, तो v को गामा पी बाई रो लिख दिया और इसी को बना दिया न्यू वन, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फंडामेंटल नोट, फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक है, इसके बाद सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में आ जाओ, तो सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में जो है ये जो है देखो, ये हाफ कंप्लीट हो गया वेवलेंथ, और ये और मतलब 3/4 कंप्लीट हो गया, तो दिस इज 3/4 ऑफ लैम्डा, है ना। तो इसको लिखा है कि देखो 3/4 है लैम्डा 2 का एल सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में, तो लैम्डा 2 क्या आ गया 4l/3। ठीक है, लैम्डा 2 की जगह 4l/3 रखा और इससे ऊपर ले गए, तो ये 3v/4l आ जाएगा, और ये जो है ये 3 टाइम्स है फर्स्ट वाले का, देखो ये 3v/4l है, ये v/4l है बस। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स ले रहे हैं, ये फर्स्ट है, ये थर्ड है, ये फिफ्थ है, ये सेवेंथ है, नाइन्थ है, 11th है, सेकंड वाला तो बीच में रह गया, हम सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पे काम कर रहे हैं अभी। ठीक है, तो ऑड हार्मोनिक्स अगर तुम ये जो तुम जिसे सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोल रहे हो, वो एक्चुअल में थर्ड हार्मोनिक है, ये सेकंड मोड तो है लेकिन हार्मोनिक कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक है ना, 3 टाइम्स होगा उसका, तो 3 न्यू वन होगा। समझ में आ रहा है? आ रहा है? एक बार खुद से प्रैक्टिस करके देखोगे तभी आएगा, बुक बंद करना और फिर करके देखना खुद से हाथ चला के, ठीक है। अच्छा, सिर्फ फर्स्ट वाले को बोलते हैं दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, यानी और फर्स्ट वाले को तो फंडामेंटल नोट बोलते हैं, ठीक है। हाँ, ये फर्स्ट वाले को बोलते हैं फंडामेंटल नोट या फर्स्ट हार्मोनिक कह लो, और इसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन। ये फंडामेंटल नोट हो गया और ये फर्स्ट ओवरटोन होता है थर्ड वाला। हाँ, ये ऑड नंबर वाले हैं, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। इसके बाद स्टैंडिंग वेव निकालोगे और ओपन पाइप में, तो ओपन पाइप में देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, थर्ड और फोर्थ, इसमें सारे निकाल रहे हैं। हाँ हाँ, ये समझ में आया पूरा? एक बार करके देखना पड़ेगा यार, ऐसे नहीं होगा नहीं तो, ठीक है, घर जाके एक बार करना। अच्छा, इसमें अगर निकालते हो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन, देखो इसमें कितना है, इसमें ये हाफ वेवलेंथ है, अभी हाफ बाकी है, आधा इधर बनेगा थोड़ा और ये थोड़ा इधर बनेगा, तब जाके पूरा वेव कंप्लीट होगा, है ना। तो इतना पार्ट नहीं है और इतना पार्ट नहीं है, मतलब हाफ नहीं है और हाफ है, तो ये λ/2 है अंदर, λ1/2 लेंथ जो है वो λ1/2 के बराबर है, तो λ1 किसके बराबर है, 2l के बराबर है ना। तो वापस से वही v/λ होगा फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी का, और लैम्डा की जगह पर 2l लिख देंगे और ये बन जाएगा फंडामेंटल या फर्स्ट हार्मोनिक। उसके बाद वापस से v की जगह पर तुम लिख सकते हो गामा p/ρ, जो कि एयर में होता है, ठीक है। ये था दोनों तरफ ओपन हो जब पाइप, ये दोनों तरफ ओपन है अभी पाइप, ठीक है। सेकंड हार्मोनिक बनाओगे तो सेकंड हार्मोनिक में λ2l के बराबर होगा, और v/λ2 v/l और 2 टाइम्स ऑफ न्यू होगा ये। तो ऐसे करके यार तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपल याद रखना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है v/λ, फिगर से ही बनाना, फिगर से ही बना लिया तो सारा काम हो जाएगा। फिगर मतलब ये फिगर्स, अरे नहीं, अगर तुम फिगर नहीं बनाते तो भूल सकते हो ना एक तरीके से। अब जैसे यही है तो इसमें तुम ये पता लगा सकते हो, अगर तुम्हें फिगर याद रहेगी तुम पता लगा सकते हो कि हाँ भाई ये 2l होगा, इसका λ1 इसका क्या होगा। और ये कैसे करा है पता है, इसमें पहले तो बस बीच से प्लग करा है, तो ये स्ट्रिंग ऐसे वाइब्रेट करेगी। दूसरी बार में क्या करा, बीच में एक पॉइंट पकड़ लिया और दोनों तरफ से, हाँ बीच में एक नोड बना दिया और दोनों तरफ से किया, और इसमें 2 नोड बना दिए, फिर आगे चल के 3 नोड बना दिए, ठीक है, फिर आगे चल के 4 नोड, ऐसे करके बनते चले गए। क्लियर है? और वैसे याद रखना चाहो तो सीधे याद रख सकते हो, 12 लिखना है और 12 के नीचे 1 2 3 4 वो होगा लैम्डा सबका। क्लियर है? इसमें याद रखना चाहो तो इसमें तो ऑड हार्मोनिक्स है सिर्फ, हाँ ऑड नंबर वाला है, एक का लैम्डा 4l होगा तो दूसरे का लैम्डा जो है 4l/3 होगा। इसमें भी वही चीज है यार, हाँ स्टैंडिंग वेव इन क्लोज्ड पाइप। देखो मैं तुम्हें सिंपल दिखाता हूँ, स्टैंडिंग वेव ऑन स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। देखो ये फर्स्ट हार्मोनिक है, फर्स्ट का याद रख लेना इसका 2l होता है, ठीक है। इसका याद रख लेना इसका फर्स्ट वाले का 4l होता है, डबल होता है। अब तुम खुद ही पता लगा लो, 2l का अगर मान लो फर्स्ट हार्मोनिक फर्स्ट फंडामेंटल का पूछ रहा है तो 2l/1, दूसरे का पूछ रहा है 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, ठीक है। इसमें आ जाओ, इसमें तो तुम्हें पता है ऑड हार्मोनिक्स बन रही है बस, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ सेवंथ नाइन्थ 11th, ठीक है। इसमें ऑड हार्मोनिक्स बन रही है, तो फर्स्ट वाले के लिए क्या होगा, इसका 4l है तो 4l ही रहेगा। सेकंड वाले मतलब थर्ड हार्मोनिक जो कि ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन है, उसके लिए क्या हो जाएगा 4l/3, थर्ड है ना तो थर्ड से डिवाइड करो। फिफ्थ वाला 4l/5, इसका करोगे तो 4l/7। समझ में आई बात, कि जो भी हार्मोनिक है उससे डिवाइड करो उसको, तो लैम्डा निकल जाएगा। और एक बार तुमने लैम्डा निकाल लिया तो और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला ही है न्यू इक्वल टू v/λ। लैम्डा पता चल गया तो और क्या करोगे, और कुछ नहीं करना है, अब याद रह जाएगा।
स्ट्रेच स्ट्रेन का याद रखना है 12 होता है। ओपन पाइप एक तरफ से ओपन और दूसरी तरफ से क्लोज्ड पाइप का याद रखना ऑड हार्मोनिक्स, और इसका होता है 4L। हो जाएगा काम, ठीक है। ऐसे ही दोनों तरफ से ओपन, दोनों तरफ से ओपन में याद रखना फर्स्ट वाले का है 2L, ठीक है। और सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या हो जाएगा, 2L/2 कर दोगे लैम्डा, तो लैम्डा कितना आ जाएगा, L आ जाएगा। यानी कि सिर्फ एक में अलग है, बाकी सब में 2L है। स्टैंडिंग वेव, ओपन पाइप और स्ट्रेच स्ट्रिंग में 2L है। बस एक वेव में जहां पर ऑड हार्मोनिक लग रहा है, ये सबसे अलग है, इसमें ऑड हार्मोनिक भी लग रहा है एक तरफ से क्लोज वाले पे, इसमें बस 4L है। हो जाएगा इजीली। अब तो समझ में आ गया होगा कि लैम्डा कैसे लिख रहा है। और एक बार तुमने लैम्डा लिख दिया तो उसके आगे तो और कुछ काम है ही नहीं। तो स्टैंडिंग वेव से ओपन पाइप भी करा दिया। अब ठीक है, ये सब तो निकाल ही लोगे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन वगैरह। अब आ जाओ बीट्स पे। बीट्स में बहुत छोटी सी बात है, वो समझना है। पूरी डेरिवेशन कराई है क्या, तो पूरी मत करो फिर। हाँ, बीट में बस क्या बोला कि जब दो वेव जो है नियरली सेम फ्रीक्वेंसीज की हो, ठीक है, और सेम एम्पलीट्यूड की, और वो ट्रैवल कर रही हो सेम डायरेक्शन में, तो सुपरपोज करती है। अच्छा, लेकिन क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी अलग है, तो क्या होता है कि ये टाइम के साथ तो फेज में आती है। जैसे देखो इन दोनों का फ्रीक्वेंसी थोड़ा अलग है, तो टाइम के साथ क्या होगा, टाइम के साथ ये मैच भी करेंगी। एक पॉइंट पर इनका एकदम हाईएस्ट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, लेकिन फिर टाइम के साथ ये आउट ऑफ फेज भी चली जाएंगी। नहीं समझे इस बात को? जैसे समझो यहाँ पर ये तुम्हारा एक फ्रीक्वेंसी का वेव बनाया मैंने, दूसरा जो इससे थोड़ा सा अलग बनाते हैं, दूसरा अगर थोड़ा सा अलग बनाओगे तो ये देखो, इसी को मान लो। अब देखो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पर तो देखो दोनों के एम्पलीट्यूड एक तरीके से मिल रहे हैं, तो यहाँ पर तो एकदम मैक्सिमम बनेगा, और यहाँ पर देखो एकदम से क्रेस्ट और ट्रफ मिल गया, है ना, तो यहाँ पर एकदम मिनिमम हो जाएगा। तो जब दो वेव थोड़े से अलग फ्रीक्वेंसी के हो, हल्का सा स्लाइट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हो, तो जब स्लाइट डिफरेंस होगा फ्रीक्वेंसी का, लेस देन 10 हर्ट्ज बोलते हैं, ठीक है। लेस देन 10 हर्ट्ज या 1/10 हर्ट्ज ऐसे कुछ है, लिखा नहीं है। तो जब इतने का डिफरेंस हो, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस हो, तो ये वेव सुपर इम्पोज करते हैं, तो एक टाइम पर तो दोनों एकदम फेज में होते हैं, सेम फेज में होता है, मतलब पॉजिटिव फेज में होते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगे, एम्पलीट्यूड बढ़ा देते हैं, और एक टाइम पर ये दोनों एकदम आउट ऑफ फेज चले जाते हैं, ठीक है। एक टाइम पर एकदम आउट ऑफ फेज चले जाते हैं। जैसे तो खुद सोचो, अगर मान लो दो लोग एक चक्कर लगा रहे हैं एक पार्क के, तो एक का स्पीड ज्यादा और एक का कम है, तो एक एकदम से आगे बढ़ेगा पहले वाले से, पहले तो आगे चल रहा होगा, और बाद में क्या होगा, वो उसके पीछे आ जाएगा एकदम से, फिर एक बार सेम पॉइंट पर आ जाएगा, फिर आगे हो जाएगा, फिर पीछे आ जाएगा, सेम पॉइंट पर हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये चीज होती रहती है ना, वो आगे पीछे, जबकि वो ज्यादा चल रहा है, लेकिन देखने में तो ऐसा लग रहा है कि भाई ये आगे हो सकता है एक पॉइंट पर आके, है ना। तो ऐसे होता है इन वेव्स में, जब थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की होती है और एम्पलीट्यूड सेम होता है, और जब सुपर इम्पोज करती है तो बीट्स को प्रोड्यूस करती है। बीट्स मतलब तुम्हारी फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पर बताया, यहाँ पर बढ़ गई है, अब यहाँ पर घट जाएगी एकदम एम्पलीट्यूड, फिर बाद में कहीं पर बढ़ जाएगा, फिर घट जाएगा। तो यहाँ पर देखो, पहले बढ़ा हुआ है एम्पलीट्यूड, फिर घट गया, फिर एक बार बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो ये जो है ऐसे बीट्स बन रहा है ना। यहाँ पर बढ़े हुए हैं और यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड घटा हुआ है, फिर एक बार बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो इसी को बीट बोलते हैं, एम्पलीट्यूड का बढ़ना और घटना कंटिन्यूअसली। और बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बीट फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, बीट फ्रीक्वेंसी 1/t या ν1 माइनस ν2, दोनों के फ्रीक्वेंसी में जो डिफरेंस होगा ना, वही बीट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, और कुछ नहीं। तो ये हो गया चैप्टर खत्म। नोट्स